हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी HEO के यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। HEO का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा GIC एग्जाम के लिए GS का प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए अब समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो मूलभूत अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, उनसे संबंधित नोट्स मिल जाएंगे। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये आपका सिलेबस रहता है, ये टॉपिक्स रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इनका वेटेज ज़्यादा रहता है एग्जाम में, इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम के आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जुलाई में इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। इसका भी आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा जिसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 100 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। डेली 50-50 प्रश्न कराए जा रहे हैं क्लास में। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। स्टिग्मा कलंक पुस्तक के लेखक कौन है? एर्विंग गॉफमैन, थॉमस शिफ, मिशेल फूको, हॉवर्ड बेकर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टिग्मा स्टिग्मा इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टिग्मा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और स्टिग्मा आती कब है? 1963 में स्टिग्मा आती है। ठीक है, यह किसकी पुस्तक है? स्टिग्मा गॉफमैन की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गॉफमैन की बुक्स की बात कर लेते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये हो जाएगी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये 1956 में आती है पुस्तक, ये आप याद रखें। इसके अलावा एक पुस्तक आती है असाइलम्स की। ठीक है, असाइलम्स है, ये 1961 में पुस्तक आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इस पुस्तक में संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है गॉफमैन ने। ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है। स्टिग्मा आप देख ही रहे हैं, 1963 में आती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस हो जाएगी, ये 1963 हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी बुक्स हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम्स में आपकी पूछ ली जाती हैं गॉफमैन की पुस्तकें। ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट किस में दिया गया है? असाइलम्स में दिया गया है, जो कि 1961 में आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुकुलन विनिमय प्रथा का अध्ययन किसने किया? मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गेट मीड, फ्रेंच बोआज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? कूलर रिंग की बात हो रही है। कूलर रिंग विनिमय प्रथा का अध्ययन किसने किया था? मेलानोव्स्की ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोपने द्वीपवासियों में जो उपहार विनिमय की प्रथा है, कूला विनिमय, उसका अध्ययन इन्होंने किया है। सहभागी पद्धति से इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, सहभागी अध्ययन पद्धति से श्रीनिवास के द्वारा भी अध्ययन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, गिफ्ट एक्सचेंज। गिफ्ट एक्सचेंज पुस्तक किसकी है? मार्शल मॉस हैं, मेलानोव्स्की हैं, लेविस्ट्रॉस हैं, कॉल पोलाइनी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। गिफ्ट एक्सचेंज पुस्तक पूछी जा रही है, किसकी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर
मार्शल मॉस हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पुस्तक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं कौन है लेखक जिन्होंने सब संस्टेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा है। कॉल पोलाइनी, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर कॉल पोलाइनी हो जाएगा। ठीक है, कॉल पोलाइनी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पूंजी यानी कि कैपिटल के 3 रूप, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? वर्ग विश्लेषण के रूप में किया था, आप सभी जान गए होंगे, पियरे बोर्दियू। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा जो इन्होंने पूंजी का प्रकार बताया था या संपत्ति का प्रकार बताया था, ये प्रतीकात्मक पूंजी बताया था। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति, ये चौथा टाइप था और ये वर्ग विश्लेषण के लिए इन्होंने बताया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्ग संस्कृति की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, वर्ग संस्कृति का कॉन्सेप्ट भी पियरे बोर्दियू के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखिए। और वर्ग संघर्ष, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात किसने की है? मार्क्स ने की है। ठीक है, वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स है। वर्ग संस्कृति पूछी जाए तो ये बोर्दियू का हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी है? सिराइट मिल्स की है। द वाइट कॉलर करके भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की जाए तो 1959 में है। अमेरिकीय शक्ति संरचना पर इनका अध्ययन रहा है। अमेरिकीय शक्ति संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, किसका अध्ययन है? सिराइट मिल्स का है। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, हीगल, वेबर, अल्थुजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर सही होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग क्या कहलाता है? चलिए आप बताएं। बुर्जुआ, सर्वहारा, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर दिया गया है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग की बात की थी। बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दुर्खीम के अनुसार धर्म का मूल स्रोत क्या है? ईश्वर, समाज, प्रकृति, जादू। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोसाइटी होगा, समाज। ठीक है, सोसाइटी होगा, समाज होगा। बी यहाँ पर है, समाज को ही वास्तविक देवता इन्होंने बताया था। समाज वास्तविक देवता है, यह स्टेटमेंट इनका आता है एग्जाम्स में। और धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, दुर्खीम ने। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है दुर्खीम ने। और धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है, चाहे वो प्रकृतिवाद का मैक्स मूलर का हो, आत्मावाद का टाइलर का हो, उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे माना था? टोटेमवाद को माना था। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है तुर्खीम का। ठीक है, इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बी सोसाइटी यहाँ पर समाज राइट है। पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर किसने किया है? दुर्खीम, वेबर, टाइलर, फ्रेजर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पवित्र अपवित्र के बीच अंतर किसका है? यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। किस पुस्तक में वर्णन किया है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। ध्यान रखेंगे, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दुर्खीम ने पवित्र अपवित्र के बीच में अंतर किया था। प्रश्न है, टोटेमवाद का अध्ययन दुर्खीम ने किस जनजाति पर किया? अभी आपको बताया गया, अरुंटा जनजाति पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, भील जनजाति की बात की जाए। ठीक है, भील जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो टीबी नायक, ठीक है, टीबी नायक का अध्ययन रहा है। कुर्ग पर श्रीनिवास का अध्ययन रहा है। और टोडा जनजाति पर रिवर्स ने अध्ययन किया है।
ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सत्ता का कौन सा प्रकार तार्किक नियमों और कानूनों पर आधारित होता है? करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता, वैधानिक तार्किक सत्ता या फिर निरंकुश सत्ता। सत्ता का कौन सा प्रकार है जो तार्किक नियमों कानूनों पर आधारित है? अब यहाँ पर शुरुआत की जो 3 सत्ता है, ठीक है, करिश्माई, पारंपरिक और वैधानिक या फिर तार्किक सत्ता जिसे हम कह रहे हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मैक्स वेबर के द्वारा। ये शक्ति व सत्ता की बात ये 3 तरह की गई थी। और यहाँ पर क्या होगा? वैधानिक या तार्किक सत्ता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं द पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट मिल्स, पेरेटो, रॉबर्ट मिशेल्स, मोस्का। यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्या है? ये विकल्प दिए गए हैं। द पावर एलिट ये पुस्तक है, किसकी हो जाएगी द पावर एलिट? सी राइट मिल्स की हो जाएगी। ठीक है, किसकी है? सी राइट मिल्स की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्का, पेरेटो, सी राइट मिल्स, मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? द रूलिंग क्लास बताएं। द रूलिंग क्लास किसकी हो जाएगी? द रूलिंग क्लास मोस्का। ठीक है, मोस्का की है। ऑप्शन ए यहाँ पर है। माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की पुस्तक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। मोस्का की द रूलिंग क्लास है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। अगस्त कॉम्ट के द्वारा ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी गई थी। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ठीक है, कौन थे? सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। या परामर्शदाता कौन थे, इस तरह से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सेंट साइमन थे। ठीक है, यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस दार्शनिक ने पेनोप्टिकॉन की अवधारणा दी जिसे बाद में फूको ने निगरानी समाज को समझाने के लिए उपयोग किया? जेरमी बेंथम, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए बताएं। पेनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट किसका है? जेरमी बेंथम का है। ठीक है, बाद में यूज किसने किया? फूको ने किया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी? फूको, देरिदा, बोडिलार्ड, बोर्ड्यू। यहाँ पर ऑप्शंस है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा और कब आती है? 1969 में आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने विमर्श की बात की है। डिस्कोर्स का जो अवधारणा है, ये विमर्श की जो अवधारणा है, ये द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में ही की है इन्होंने। ठीक है, फूको होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स हो जाएगी इनकी पुस्तक। ये कब आती है? ये 1966 में आती है। इसके अलावा द बर्थ ऑफ द क्लिनिक हो जाएगी, और ये 1963 में आती है। ठीक है, मेडिकल गेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें इन्होंने ही दिया है। इसी पुस्तक में इन्होंने मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन जो कि 1961 में आती है, ये भी इनके द्वारा पुस्तक की गई है। और इसमें उन्होंने पागलपन की चर्चा की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा आप एक और याद रखें, डिसिप्लिन एंड पनिश करके है, डिसिप्लिन एंड अ पनिश। ठीक है, 1975 में ये पुस्तक आती है, डिसिप्लिन एंड अ पनिश की। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में इन्होंने मतलब कि एग्जाम्स में इनकी पुस्तक आती है। ज्ञान और शक्ति सत्ता संबंध की बात भी इन्होंने की है। ज्ञान, शक्ति या सत्ता संबंध की बात किसके द्वारा की गई है? तो ये याद रखेंगे, फूको के द्वारा की गई है। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें जरूर याद रखेंगे। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में आती है, इस पुस्तक में विमर्श की अवधारणा दी। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में आती है। सेकंड बुक यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या बताई गई है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, जिसमें मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट दिया है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में आती है, ठीक है। और डिसिप्लिन एंड पनिश इनकी पुस्तक है 1975 में। मेडिकल गेज ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप HUO के सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विखंडन या अधिसंरचना की जो पद्धति है वो किसने विकसित की? देरदा, फूको, ल्यू अल्थ्यूजर, रॉलेट बर्थेस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विखंडन या अधिसंरचना डिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? चलिए बताएं। विखंडन डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किसका है? दरिदा का है, ठीक है। दरिदा का है, उत्तर संरचनावादी हैं, ठीक है, उत्तर संरचनावादी हैं ये दरिदा। विखंडन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनकी पुस्तक है। नाइनटीन 1967 में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, राइटिंग एंड डिफरेंस, ठीक है, ये याद रखेंगे। 1967 में इनकी आती है। इसके अलावा स्पीच एंड फिनोमेना ये भी आती है आपकी 1967 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं दरिदा की, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। INV का कॉन्सेप्ट किसका है? INV का आत्म जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सिग्निफिकेंट अदर्स, महत्वपूर्ण अन्य और जनरलाइज्ड अदर्स, सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, कूले हैं, ब्लूमबर्ग है, मर्टन है। महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यकृत अन्य का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। ऑप्शन ए यहाँ पर है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, INV का कॉन्सेप्ट, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, ये सभी जॉर्ज हर्बर्ट मीड से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं। फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एल्फ्रेड शुट्ज, एडमंड हर्सल, हेरोल्ड गारफिंकल, पीटर बर्जर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रघटना शास्त्र के जनक हर्सल है, ठीक है। प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? हर्सल है। सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक एल्फ्रेड शुट्ज हैं। और ये पुस्तक किसकी है? शुट्ज की पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक के सह लेखक कौन है? पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन, गारफिंकल एंड शुट्ज, गिडेंस एंड हेबरमास, मार्क्स एंजल्स, यहाँ पर ऑप्शन है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी पुस्तक है? कब आती है? 1966 में आती है। किसकी पुस्तक है? पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई बार पुस्तकें पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। पब्लिक स्फेयर, सार्वजनिक क्षेत्र, और जो आपका संप्रेषणात्मक क्रिया है, कम्युनिकेटिव एक्शन, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? हेबरमास, होखाइमर है, थियोडोर एडोर्नो है, अल्थ्यूजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और संप्रेषणात्मक क्रिया का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? हेबरमास के द्वारा दिया गया है। आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट है, हेबरमास के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में AGIL का जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है? पार्सन्स, मर्टन, किंग्सले डेविस, मेलानोवस्की, यहाँ पर ऑप्शन है। आप सभी जानते हैं AGIL का जो मॉडल है वो पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द सोशल सिस्टम 1951 किसकी पुस्तक है? पार्सन्स, मर्टन, दुर्खेम, मैक्स वेबर। द सोशल सिस्टम 1951 किसकी पुस्तक हो जाएगी? किसकी है? पार्सन्स की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मर्टन के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाज के लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों को अस्वीकार कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? नवप्रवर्तन, कर्मकांड, विद्रोही, पलायनवादिता, यहाँ पर दिया गया है। मर्टन के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाज के लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों को अस्वीकार कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है?
यहाँ पर क्या होगा, नवप्रवर्तन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मर्टन द्वारा नहीं दिया गया है? किसकी बात इसमें से नहीं की है मर्टन ने? अति प्रकार, हाइपर फंक्शन की बात नहीं की है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी, जिसमें पैराडाइम यानी कि जो प्रतिमान है वह शब्द लोकप्रिय हुआ? थॉमस कुहन, कॉल पॉपर, पॉल फेराबिट, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसमें पैराडाइम की बात की गई है, और ये कब पुस्तक आती है, 1962 में आती है, ये याद रखेंगे। कॉल पॉपर, पैराडाइम शिफ्ट की है ना, इस तरह से इनका पूछा गया है, ये नेट के एग्जाम में इस तरह से आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। वह शोध जिसमें डेटा का संग्रह एक ही समय बिंदु पर कई अलग अलग समूहों से किया जाता है, ये कहलाता है, ऑप्शंस है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य शोध, ऐतिहासिक शोध, प्रायोगिक शोध। वह शोध जिसमें डेटा का संग्रह एक ही समय बिंदु पर कई अलग अलग समूहों से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब एक ही समूह का अध्ययन लंबे समय तक अलग अलग समय अंतरालों पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य शोध, क्रॉस सेक्शनल शोध, केस स्टडी, सर्वे, यहाँ पर ऑप्शंस है। जब एक ही समूह का अध्ययन लंबे समय तक अलग अलग समय अंतरालों पर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य शोध कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में त्रिकोणीयकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, पहला विकल्प है ऑप्शन ए, 3 शोधकर्ताओं का एक साथ काम करना। विकल्प बी, एक ही अध्ययन में कई शोध पद्धतियों यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का समायोजन करना। तीसरा ऑप्शन सी है, डेटा को 3 भागों में बांटना। चौथा है, 3 परिकल्पनाएं बनाना। सही क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान में त्रिकोणीयकरण का क्या अर्थ है? एक ही अध्ययन में कई शोध पद्धतियों का संयोजन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, वैधता बढ़ाने के लिए कई पद्धतियों का मिश्रण, कई पद्धतियों के जरिए हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। चलिए, साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प देखिए, ए क्या कह रहा है, अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है, जबकि प्रश्नावली उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली बड़ी होती है, या फिर अनुसूची में केवल बंद प्रश्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जो अनुसूची होती है इसे शोधकर्ता खुद भरता है, और जो प्रश्नावली होती है इसे उत्तरदाता भरता है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एथनोग्राफी यानी कि नृवंश विज्ञान मुख्य रूप से किस विषय से समाजशास्त्र में आया था? मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, यहाँ पर दिया गया है। एथनोग्राफी बताएं, नृवंश विज्ञान किस विषय से समाजशास्त्र में आया है? एंथ्रोपोलॉजी से, मानव शास्त्र से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में पीपल ऑफ इंडिया परियोजना के सूत्रधार कौन थे? के एस सिंह, एम एन श्रीनिवास, जी एस गुरिये, बी एस गुहा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर के एस सिंह हो जाएगा। के एस सिंह का पूरा नाम क्या है? कुमार सुरेश सिंह नाम है इनका। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह इनका नाम है, और इन्होंने भारत में कुल कितने समुदाय बताए थे, कम्युनिटी बताए थे? तो 4693। ये संख्या आपको, नंबर ये याद रखना है, 4693 इन्होंने बताए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में ये इनका नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
और एक फैक्ट आप ये भी याद रखें कि ये जो प्रोजेक्ट था, है ना, पीपल ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो ये इतना बड़ा था कि इसे टोटल 43, है ना, 43 खंडों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 43 खंडों में से प्रकाशित किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? घुरिये, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक पूछी जा रही है, किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? कब आती है? 1932 में आती है। और ये किसकी है? घुरिये की है। घुरिये ने ही सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया था और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी बताई थी। आपको कई बार क्लासेस में बताया भी जा चुका है। इसके अलावा जाति व्यवस्था की जो रीढ़ बताया था वो अंतर्विवाह को बताया था और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह होनी चाहिए। घुरिये और हमारे BR अम्बेडकर के द्वारा ये बात की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत बताएं। प्रजातीय सिद्धांत किसका है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का? रिजले, नेस्फेल्ड, होकार्ट एंड सेनार्ट, हट्टन यहाँ पर दिया गया है। हट्टन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? माना सिद्धांत। होकार्ट एंड सेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया था। ये सभी जाति की उत्पत्ति से संबंधित बताया जा रहा है। नेस्फील्ड ने व्यवसाय का सिद्धांत दिया था। ठीक है, व्यवसाय का सिद्धांत नेस्फील्ड द्वारा दिया गया था और यहाँ पर राइट आंसर रिजले हो जाएगा। ठीक है, रिजले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। रिजले ने अनुलोम विवाह को अनुलोम विवाह और जो प्रजाति मिश्रण है उसे जाति व्यवस्था का आधार माना था। ठीक है, ये याद रखें, अनुलोम विवाह और प्रजाति मिश्रण। ठीक है, प्रजाति मिश्रण को जाति का आधार माना। किसने माना? रिजले ने माना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत अभी बताया, किसके द्वारा दिया गया है? नेस्फेल्ड ने दिया है। इबर्टसन ने किसका दिया था? उद्विकासीय सिद्धांत दिया है। जाति व्यवस्था का उद्विकासीय सिद्धांत इबर्टसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया कब आती है? 1952 में आती है। किसकी पुस्तक है? श्रीनिवास की पुस्तक है। इस पुस्तक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है? संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है, MN श्रीनिवास की है। क्या होती है, कैसी प्रक्रिया है, किसे कहा जाता है? तो किसी भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति के द्वारा किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उसकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड पद्धतियों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक किया जाता है ताकि उनका जाति पद क्रम सोपान में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। इसको ही क्या कहा गया था? संस्कृतिकरण कहा गया था। योगेंद्र सिंह ने इसे क्या कहा? योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था? विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया। ठीक है, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया इनको कहा था योगेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया कहा है संस्कृतिकरण को। चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण किस प्रकार की गतिशीलता को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, केवल सांस्कृतिक और पद मूलक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, वैश्विक गतिशीलता या फिर आर्थिक पतन। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? ठीक है, सांस्कृतिक और पद मूलक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, ये आपको कई बार क्लास में बताया गया है, इसे आप याद रखें सर। ठीक है, इससे जो है जाति संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये पद में परिवर्तन की बात करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के अध्ययन के लिए सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? NK बोस, सुरजत सिन्हा, MN श्रीनिवास, AR देसाई, डेविड हार्टिमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समाज के अध्ययन के लिए सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके द्वारा किया गया इनमें से? NK बोस और सुरजीत सिन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NK बोस। ठीक है, NK बोस की अगर हम बात करते हैं पुस्तकों की तो यहाँ पर इनकी एक पुस्तक हो जाएगी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी, ये 1929 में आती है, ये आप याद रखेंगे। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू
सोसाइटी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। और एक याद रखें, माय डेज विद गांधी 1953 में ये इन्होंने लिखी है, माय डेज विद गांधी, ये इनकी हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये इनकी बुक्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताएं, अधीनस्थ जो परिप्रेक्ष्य है उससे भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले कौन से विचारक हैं? डेविड हार्डीमैन, रंजीत गुहा, योगेंद्र सिंह, जीएस गुरिया, एम एन श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबअल्टर्न, अधीनस्थ, निम्न वर्गीय परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किसने किया है? ठीक है, तो यहाँ पर हार्डीमैन की पुस्तक का नाम क्या था? द फीडिंग द बनिया, है ना, इस तरह से इनकी पुस्तक है हार्डीमैन की। देवी आंदोलन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। रंजीत गुहा इतिहासकार है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। द अनटचेबल्स हु वर दे वाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, काशी राम, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? चलिए बताएं। ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु, पेरियार, ईवीआर यहाँ पर दिया गया है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? और इनमें से चलिए इतना ही देखिए, बात का देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब की थी सत्यशोधक समाज की? 1873 में की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है जो स्वयं को मार्क्स शास्त्री कहते हैं? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, ए आर देसाई, जीएस घुरिया, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डाइवर्सिटीज किसकी है? कब आती है डाइवर्सिटीज? यहाँ पर डीपी मुखर्जी की है, 1958 में डाइवर्सिटीज आती है। ठीक है, इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है, 1942 में आती है। व्यू एंड काउंटर व्यू, व्यूज एंड काउंटर व्यूज, 1946 में। ठीक है, ये याद रखेंगे, इनके बुक्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र दिया? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप सभी जानते हैं, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। साधन साधन मूल्य की बात की थी। अब यहाँ पर देखिए, अग्रेनियन सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन भारत में किसने विस्तार से किया? आंद्रे बेते, डी एन धनाग्रे, थॉर्नर है, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किस लेखक की संशोधित पुस्तक है? जीएस घुरिया, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते, ए आर देसाई, यहाँ पर ऑप्शन है। तो चलिए बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में आती है। और ये किसकी पुस्तक है? घुरिये की। इसी पुस्तक में घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किसकी पुस्तक है?
राष्ट्रवाद की अवधारणा इसमें दी है, AR देसाई की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। द रिमेम्बर्ड विलेज किसकी पुस्तक है? द रिमेम्बर्ड विलेज। और यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न है पूरा देखिए, किस गांव के अध्ययन पर आधारित है? रामपुरा, किशनगढ़ी, शामीरपेट, शिवपुरम। शिवपुरम पर अध्ययन किसका था? आंद्रे बेत्ते का। ठीक है, आंद्रे बेत्ते ने शिवपुरम पर अध्ययन किया। शामीरपेट पर SC दुबे ने किया है। ठीक है, SC दुबे ने किया है। किशनगढ़ी पर मैकके मेरेट का अध्ययन रहा है। और यहाँ पर रामपुरा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इस पर अध्ययन किसका रहा है? श्रीनिवास। श्रीनिवास की यह पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन विलेज 1955 में आती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हैदराबाद के शामीरपेट गांव पर अध्ययन किया है। SC दुबे, MN श्रीनिवास, मैके मेरिट, ऑस्कर लेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडियन विलेज। बताएं किसकी है? 1955 में आती है। और शामीरपेट पर अध्ययन किसका रहा है? SC दुबे का। ठीक है, SC दुबे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।